क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर नंबर 3 इकाई 3 में है निर्माण उद्योग। मतलब इसमें पढ़ना है क्या कि किसी वस्तु का निर्माण हम कैसे करते हैं, उसका उद्योग कैसे लगता है, कैसे उसका बिक्री होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न किताब निकाल कर रखेंगे। इनमें से कौन उद्योग अवास्तविक का एक कारक नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का एक कारक नहीं है? मतलब उद्योगों की स्थापना जो होती है उसमें यह कारक नहीं होता है। कौन है? जनसंख्या। जनसंख्या से कोई मतलब नहीं होता है उद्योग का। भी उद्योग की स्थापना करने के लिए देखा जाता है इन 3 चीज़ों को कि बाजार है कि नहीं, पूंजी है कि नहीं, ऊर्जा के साधन है कि नहीं। जनसंख्या से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को है ना। पहली आधुनिक सूती निर्माण मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? तो मुंबई में क्यों स्थापित की गई थी? तो पहली आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई, हाँ, पहले स्थापित की गई थी मुंबई में। आखिर क्यों की गई थी? क्योंकि मुंबई में एक प्रांतन था, यहाँ से जहाज को लाना जाना आसान था। यह कपास के निकट में, यही बगल में दक्कन प्रदेश पड़ता है तो कपास उपजता है, कपासी मृदा है बगल में। और मुंबई में पूंजी की उपलब्धता थी, पूंजीपति लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, इसीलिए कपास की खेती करने के लिए सबसे अच्छा उपाय वही था और सूती मिल का सबसे अच्छा केंद्र वही बना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन उद्योग है इसमें? सीमेंट। सीमेंट को फैक्ट्री लगाने के लिए कृषि से कोई मतलब नहीं होता है। अगला है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली किसका औद्योगिक केंद्र पर थी? कहाँ का जगह है? तो कोलकाता से हावड़ा के बीच में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हाँ, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र है। इसका मतलब क्या है? इस पर सरकार का भी अधिकार है और निजी अधिकार भी है, उसे कहते हैं सार्वजनिक। इस पर सरकार का भी अधिकार हो, जनता का भी अधिकार हो। और इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? जो डायरेक्ट बनता है और उपभोक्ता के पास चल जाता है उसे कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। तो चीनी उद्योग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना बनाने के लिए ज़्यादा पूंजी नहीं लगता है। अभी के ऐसा खिलौना भी कई प्रकार के होते हैं छोटे, मगर फिर भी खिलौना बनाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल में एक बार त्रासदी हुआ था जिसमें गैस का रिसाव हुआ था। किसका हुआ था? हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। टैंक में से फट गया था और पूरे समुद्र में फैल गया था, जिससे बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है। अगला है प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, विनिर्माण का मतलब क्या होता है? कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं को तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी कच्चा माल हुआ, उसको हम लोग काट छीट के पीट के काट के ठोक के बना देते हैं कुर्सी। तो कुर्सी पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो जीवन का उपयोगी हो गया कि नहीं हो गया? लकड़ी भी उपयोगी था, बट जितना उपयोगी कुर्सी है उतना उपयोगी लकड़ी नहीं होगा। लकड़ी से बना दिए कुर्सी तो इसका मूल्य बढ़ गया और ये ज़्यादा उपयोगी होगा। लकड़ी का बोटा काट के रख देंगे, कहीं बैठो पढ़ो तो कितना भड्डा लगेगा, बट उसी का डेस्क बेंच बनवा दिए चिरवा के तो कितना सुविधा हो गया बैठने में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा उपयोगी हो गया। इसी को कहते हैं विनिर्माण। क्या कहते हैं? विनिर्माण। और भी चीज़ हो गया, जैसे ऊन हो गया, ऊन से आप स्वेटर बुन देते हैं तो क्या हो गया? वो विनिर्माण हो गया। बांस काट के छैटी बीन देते हैं, टोकरी बीन लेते हैं, तो क्या हो गया? विनिर्माण हो गया। समझ में आया? हाँ, कोई चीज़ को बना देने वाला है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र के विकास में एवं संपन्नता का सूचक है। जैसे कपास से कपड़ा बना लेते हैं हम लोग, गन्ना से चीनी बना लेते हैं, गन्ना को लेकर फैक्ट्री में चीनी बना दिए। तो गन्ना को अगर हम सब खीर में डालेंगे तो मीठा हुआ कि नहीं होगा? हो सकता है। तो क्या हम खीर बनाने के लिए गन्ना को काट करके रखेंगे? मुँह को काट लेंगे इसे रखेंगे? नहीं, उसका चीनी बना के बोरा में पैक करके डिब्बा में रखेंगे, डिब्बा में से निकाल के चम्मच से डालते हैं, है ना। आई मीन खीर मतलब चाय बनाने के समय में। तो चीनी ज़्यादा उपयोगी हो गया, बना तो है किससे? गन्ना से ही।
मगर वो ज़्यादा उपयोगी हो गया। मीठा उससे ज़्यादा उपयोगी होता है, चीनी से भी ज़्यादा उपयोगी मीठा है, कल बताया था आपको, शुद्ध होता है। अगला है जैसे लौह इस्पात से हम लोग लौह निकाल लेते हैं, उस प्रकार से एग्जाम्पल है इसका। अगला है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई कोई उद्योग ऐसा होता है जो निजी होता है, क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का होता है, वो उस पर उसी का अधिकार होता है। और कोई कोई उद्योग ऐसा होता है जो सरकारी होता है, सार्वजनिक होता है किसी आदमी का ही है, परंतु उसमें सरकार का भी अधिपत्य होता है, उसमें सरकारी ही माना जाता है उसको, उसे कहते हैं क्या, सार्वजनिक। ठीक है, तो इसका उदाहरण अंतर क्या दिया, सार्वजनिक उद्योग के बारे में क्या लिखा है, वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है, सरकार स्वयं उसका जिम्मेदार होता है चलाने के लिए, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में लोहा इस्पात केंद्र है। कहाँ पे है, दुर्गापुर में है, भिलाई में है और राउरकेला में जगह का नाम है, वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग है जो सार्वजनिक है, सरकार चलाती है, किसी आदमी का द्वारा नहीं चलाया जाता है, सरकार खुद उसका जिम्मेदार होती है। और निजी उद्योग उसे कहते हैं वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति का होता है, जिसका कर्ता धर्ता कौन होता है, एक निजी आदमी होता है, उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे आपका स्कूल सरकारी हो गया, वो सार्वजनिक स्कूल हो गया, वो सरकार का निष्पादन करती है, उसका सरकार चलाती है। कोई सर नहीं, हमको तो हेडमास्टर चलाते हैं, हेडमास्टर नहीं चलाती, सरकार के निर्देशानुसार चलती है। वो कब छुट्टी होगा हेडमास्टर तय नहीं करते हैं, वो सरकार तय करती है। निजी स्कूल का कौन तय करता है, इसका स्कूल है वो निजी आदमी तय करता है कि कल स्कूल खुला रहेगा कि बंद रहेगा, है कि नहीं। बस सरकारी वाला में वो तय नहीं कि सरकारी, अगर सरकारी स्कूल का कोई हेडमास्टर है, वो चाह के भी कल स्कूल बंद नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है बंद करना। वो छुट्टी मार सकता है बट वो स्कूल बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि सार्वजनिक स्कूल है, सबका अधिकार है उस स्कूल में, सरकारी है वो। और निजी वाला में क्या है, वो जब मन करेगा तब बंद कर सकता है, उसके लिए कोई नहीं, किसी प्रधानमंत्री का साइन नहीं चाहिए, किसी राष्ट्रपति का साइन नहीं चाहिए। तो ये होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, उद्योगों की स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। तो उद्योग का स्थानीयकरण किसके अनुसार होता है, तो पहला कारक क्या है, अनुकूल सुलभता, कोई भी उद्योग लगेगा सुलभता होगा तब ना वहाँ से। दूसरा अनुकूल जलवायु, जलवायु भी तो अच्छा होना चाहिए। और तीसरा मानवीय कारक, मानवीय कारक माने मानव भी तो वहाँ पे मिलना चाहिए, जन मजदूर, खाली मशीनें से थोड़ी ना काम हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योग को और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए कृषि आधारित उद्योग उसे उद्योग को कहते हैं जिसमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, या उल्टा कहे जिसमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कहवा उद्योग, जूट उद्योग, ये सब क्या है, कहाँ से, जैसे वस्त्र उद्योग है, तो वस्त्र का जो मेन चीज़ होता है रेशा, तंतु, सब कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से, तो कृषि आधारित उद्योग हो गया। चीनी बनाना है तो कहाँ से प्राप्त होगा, कच्चा माल, खेत से, कृषि से होगा, तो कृषि आधारित उद्योग हो गया। और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं, उसका जो कच्चा माल होता है खनिजों पर निर्भर होता है। कच्चा माल किस पर निर्भर होता है, खनिजों पर, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे मान लिए कि आपको लोहा का उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगाना है, तो लोहा खेत में थोड़ी ना बचता है, खनिज मिलता है, खनिज अयस्क से निकालिएगा आप, है ना, तो कहीं ना कहीं परेशानी, उसमें कच्चा माल कहाँ से होगा, खनिज है। अगला सीमेंट बनाना, सीमेंट का फैक्ट्री खोलना है, तो सीमेंट का फैक्ट्री खोलने के लिए खेत में से लाइएगा, कृषि से नहीं ना होगा, ये खनिज से उत्पादन होगा, तो इसलिए खनिज आधारित उद्योग है सीमेंट उद्योग। ऐसा में तो पूछता है वस्त्र उद्योग कौन सा उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, दोनों में से कोई नहीं, क्या होगा। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का उदाहरण दीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है सार्वजनिक और दूसरा होता है संयुक्त या सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, उसका संचालन स्वयं सरकार करती है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, लोहा का इस्पात केंद्र है, ये सब सार्वजनिक है। और अगला होता है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, जब उद्योगों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान होता है तब उसे संयुक्त या सहकारी उद्योग भी कहते हैं। एक होता है निजी उद्योग, वो निजी व्यक्ति का होता है, एक होता है सहकारी उद्योग जिसमें 2 या 3 आदमी पार्टनरशिप मिलकर करता है, बड़े पैमाने पर, सरकार का भी सहयोग होता है उसमें। जैसे सुधा का दूध है ना, तो सहकारी है, क्या है, न तो सरकारी है न तो प्राइवेट है, वो सहकारी है, सरकार का भी योगदान है
और आम लोगों का भी अधिक योगदान है, तो सहकारी हो गया। निजी आदमी का होगा तो निजी उद्योग, जिसमें निजी आदमी का ही राय चलेगा। सार्वजनिक होगा तो सिर्फ सरकार का ही राय चलेगा, और सहकारी होगा तो सरकार एवं लोग दोनों का मिला के राय चलेगा। आज समझ आया? अब है आपका द्वितीय प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न द्वितीय में आता है यही, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या है। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग करके पूछ सकता है। यह भी पूछ सकता है कि उदारीकरण से क्या समझते हैं, उसी प्रकार से निजीकरण से क्या समझते हैं, उसी प्रकार से वैश्वीकरण से क्या समझते हैं। अलग अलग भी पूछ सकता है, इसलिए आप अलग अलग ही समझ लीजिए बारीकी ढंग से। एक साथ नहीं पूछता, ज़्यादातर अलग अलग ही पूछता है, ठीक है ना। इसको अलग अलग करके पूछेगा एग्जाम में, 5 नंबर में भी अलग अलग करके पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ज़्यादा चांसेस होता है 2 नंबर में पूछेगा। देखिए क्या होता है ये समझिए, कई नंबर में पूछे, और ज़्यादा नंबर में पूछेगा तो ज़्यादा लंबा के लिखना पड़ेगा, कम नंबर में पूछेगा तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। यही ना होता है, समझ में आएगा तभी ना लंबराइएगा या शॉर्ट कीजिएगा, तो समझना जरूरी होता है। सबसे पहला क्या है, उदारीकरण। क्या है उदारीकरण? क्या है तो परिभाषा क्या बनाया सुनिएगा, उद्योग तथा व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करने के प्रतियोगी बनाना उदारीकरण कहलाता है। लाल फीताशाही क्या होता है, गलती लिखा हुआ है, देखिए उदारीकरण कैसे कहते हैं, उद्योग तथा व्यापार में छूट के यहाँ पे सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक उपयोगी बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। उद्योग व्यापार में सरकार क्या करती है, बहुत सारा प्रतिबंध लगा दी थी, टैक्स लगा देती है बहुत सारा। टैक्स लगाने से व्यापार एवं उद्योग में कमी आ जाती है, तो उसी को हटा देना, ठीक है, उसी को हटा देना। किसको हटा देना, प्रतिबंध लगा दिया है, टैक्स लगा दिया, उसको हटा देना ही उदारीकरण कहलाता है। ताकि सरकार का, जैसे देखिए आप कोई सामान बेचने जा रहे हैं, उस पर टैक्स बांध दिया है, अब यहाँ से सामान ले जा रहे हैं तो उसमें टैक्स का 20 रुपया लेंगे, वहाँ बेचने जाइएगा 30 रुपया लेंगे, तो आपको आमदनी होगा 60 रुपया, 50 रुपया आपको ले रहा है, तो 10 रुपया आमदनी बचेगा। तो आप बिजनेस को करने नहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपको, मान लीजिए हो सकता है कि टैक्स से ज़्यादा ले लिया, आपको बेनिफिट 40 रुपया हो रहा है, 10 रुपया लॉस से जा रहा है, तो आप व्यापार कीजिएगा आप, नहीं कीजिएगा। तो व्यापार करने से आप डरिएगा कि नहीं डरिएगा, आपको डर लगेगा कहीं व्यापार करेंगे तो घाटा लग जाएगा, तो क्या होगा, और घाटा लग जाएगा तो व्यापार करोगे ही नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि जितना भी अनावश्यक प्रतिबंध था, प्रतिबंध यानी टैक्स, बंदिशें, रुकावट, उस सबको खत्म कर दिया, ताकि व्यापार वाणिज्य और फैले और विस्तृत हो जाए। इसको कहते हैं उदारीकरण, ठीक है। दूसरा निजीकरण, देश के स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था को बनाए रखने हेतु देश के अधिकतर उद्योगों के नियंत्रण पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त करके उसमें स्वामित्व को निजी हाथों में सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। देश के जितने भी संपत्ति है उसमें क्या होता है, उसका अर्थव्यवस्था को सही से बनाए रखने का काम नहीं कर पा रहा है वो, मतलब अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकारी चीज़ों को निजी हाथों में सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। क्या करना, सरकार के नियंत्रण को हटाकर, सरकार के एकाधिकार को समाप्त करके निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। जैसे पहले बिजली सरकारी हुआ करती थी, मतलब कि बिजली का बिल जो सरकार वसूला करती थी, क्या करती थी, सरकार का कर्मचारी होता था, वो आके बिजली बिल उछल कर ले आता था। कौन, आज से लगभग 10-15 साल पहले अपने यहाँ सरकारी बिजली थी। कैसे बिजली थी, सरकारी बिजली। तो उसमें सरकारी कर्मचारी सब क्या हुआ, खा पी के सुतल है ऑफिस में, टंगड़ी में तेल लगा लिया, सुतल है आराम से, फोप काटे थे आराम से। हाँ, एने कारी कोनो बिजली जला रहा है ना जला रहा है, क्योंकि 50 साल हो गया, कोनो बाबा लगाया हुआ बिजली, अभी तक बिजली बिल नहीं आया है, तो दादा का लगाया, कोनो के पापा का लगेले है, कोनो अपने लगेले 4 साल से 5 साल से बिजली बिल नहीं आ रहा है। रात को बंसी फंसा देता था, जब चेकिंग आया तो उतार दिया था, काम खत्म। 2-2 महीना 6-6 महीना पर 6-6 महीना पर 7 पर चेकिंग आता था, कौन जाएगा हमें फंसैले बंसी छोड़ दिया बा, तब देखा कि चेकिंग आया है तो बस उतार दिया है। तो लाइन रहता था कितने घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 घंटा लाइन रहता था 24 घंटा में। कितना घंटा, 6 से 7 घंटा लाइन मुश्किल से रहता था, क्योंकि वो सरकारी थी।
तो सरकार ने देखा क्या कि कमरौली गांव में, एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल, कमरौली गांव में मात्र 105 आदमी का पास बिजली का कनेक्शन है। अब बिजली का खपत इतना हो रहा है, मतलब बिजली को चोरी कर रहा है। यहाँ पर बिजली का कनेक्शन कितना आदमी का है? 100 आदमी का, और जला रहा है 500 आदमी, 1000 आदमी, 2000 आदमी। तो लोडिंग पड़ गया था। लोडिंग आप दिया कमरौली गांव में दिया इतना कि इतना यूनिट खर्चा करना है, तो 100 आदमी का जोड़ के भेजा हुआ था यूनिट। यहाँ पे तब यहाँ पे 2000 आदमी चला रहा है, तो भाई 100 आदमी का खाना बनाइएगा और 2000 आदमी खाने बैठेगा तो कचौड़ी क्या को मिलेगा? एक कचौड़ी मिलेगा ना, हो सकता है खाली पत्ते मिले, पत्तों कहाँ से मिलेगा? पता भी तो 100 आदमी खाया है। कचौड़ी है तो खीर नहीं, खीर है तो सब्जी नहीं, कभी पत्ते नहीं है। अरे सब कुछ आया था, आदमी का पता नहीं। होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही हाल हो गया यहाँ पे। तो क्या क्या सरकार ने सोचा क्या कि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। सरकार ने क्या किया? बिजली को बेच दिया। क्या बना दिया? प्राइवेट। तो अभी बिजली कैसा है आपका? प्राइवेट। अब आप जलाइएगा, हर महीने महीने आपको मीटर उठाने आएगा। पैसा लाइए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना होगा, देखिए पैसा जमा नहीं कर रहा है तो पुलिस के साथ ही आएगा, लाइट का कनेक्शन कटवाएगा, 2 घंटा लगाएगा, पैसा वसूलेगा कि पैसा लाइए। पहले प्यार से कहेगा, नहीं मानिएगा तो मार से भी करेगा, मारेगा भी। समझ गए? सरकारी नहीं है वो, प्राइवेट हो गया बिजली। तब प्राइवेट काम ठीक से होता है, आपको पता है ना। अगर पैसा लेता है तो बिजली भी देती है, मतलब 20 घंटा बिजली देती है ना कम से कम। 24 घंटा में 20 घंटा लाइट देता है, पहले 8 घंटा देता था। कितना का डिफरेंस हो गया? बहुत का डिफरेंस हुआ। तो यही बात हो गया। पैसा भी ग्रुप टंच लेती है। टंच पैसा लेता है कि नहीं? हर महीने महीने पैसा ले रही है कि नहीं ले रही है? रोआ के कना के इसको माने जैसे भी हो लेता है पैसा। तो ये हो गया, वैसे ये हो गया आपका क्या? उदारीकरण, निजीकरण। क्या हो गया? निजीकरण। धीरे धीरे सब कुछ को बेच देगा सरकार। प्राइवेट निजीकरण हो गया, अस्पताल को निजीकरण कर। अस्पताल में जाते कोई आदमी सुनता नहीं है आपका, सरकारी अस्पताल में यदि नहीं सुनेगा आपका, लोकल ट्रीटमेंट करेगा आपका, कौन बीमारी रहे इलाज लिख देगा, 2 दवाई लिख देगा, काम खत्म। बट उसी को प्राइवेट कर देगा ना तो खूब बढ़िया से इलाज होगा। सरकारी स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है, सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर देगा तो क्या होगा? उसमें सब प्राइवेट आदमी, सब प्राइवेट एक आदमी को बना देगा हेड, प्राइवेट आदमी रहेगा। देखिए कितने बजे आए? 10 बजे आए हैं, आधा से रेडी कट गया आपका, क्योंकि 9:45 बजे 10 बजे आना था आपको। यहाँ पर टीचर खा पी के आराम से जा रहा है, 11 बजे तक बच्चा आराम से घूमा खेला कूदा, आराम से खेल रहा है। बच्चा उन्हें मैडम उन्हें बुआ रही है, टीचर उन्हें बुआ रहा है, सब अपना अपना काम में लगा हुआ है ना, बिजी है सब। बच्चा को रोज आना नहीं, धमकी मिल रहा है ना तो नाम काट कटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे वैसे बातें। हाँ सी रही है ना, कोनो ढील हेर रहा है ये तो ये सब अपना अपना काम कर रही है मैडम लोग। रिकॉर्डिंग ये भी हो रही है तो मैडम लोग क्या ढील हरवा रही क्या कोई काम करवा रही है। अब वो लोगों से कहिएगा कि क्या नहीं पढ़ाते, तब को वेतन कम मिलता है, 12,000 मिलवे करता है, तब पढ़ाने का दी जाए, नहीं पढ़ाएंगे। तो सरकारी काम का ऐसा ही हाल होगा। सरकारी काम का प्राइवेट काम में, प्राइवेट में 3,000 रुपया दिया था, पढ़ाएगा बढ़िया से। 3,000 रुपया देगा ना कोई आदमी किसी टीचर को, तो 3,000 में बढ़िया से पढ़ा के जाएगा वो। अब प्राइवेट में 12,000 मिलता है, कभी 30,000 रुपया देगा तो कहीं सोचेंगे पढ़ना ना पड़ेगा। अभी वो बुला गए सब पढ़े थे। एक आदमी से पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो कहा कि हम हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, हम संस्कृत पढ़ाते हैं। हाँ वही पूछबे करते हैं मनीष कश्यप। अभी तो मनीष कश्यप को देखा जाए कि बहुत पत्रकार सभी हो गया है कि स्कूल घुस कर ट्रेनिंग लेते हैं। अब सबको डर लगने लगा कि पत्रकार से उसका आंदोलन करा, टीचर लोग आंदोलन करना शुरू कर दिया कि पत्रकार नहीं घुसेगा स्कूल में, कहाँ घुसता है, डर के हमारे सिटी पिटी गायब हो गया है ना। उससे पूछता है कि बताइए कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, कहता है कि हम तो संस्कृत पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ नहीं पढ़ाते हैं। तो हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी लिखिए, तो हिंदी खाली पढ़ाते हैं, लिखने नहीं आता है। तो क्या करिएगा, रंग बिरंग का टीचर लोग मिलता है, पता नहीं टीचर कैसे बन गई है। आधे से ज़्यादा सरकारी टीचर जो है ना, इंटरव्यू लिया जाना सब फेल हो जाएगा। हैं देखिए 5वीं पास मैटर नहीं, 5वीं पास ही होगा, उसका पढ़ाने आना चाहिए।
अभी पीडब्ल्यू वाले जो अलग, हाँ अलग से अलग पांडे हैं, वो मात्र इंटर भी पास नहीं किए हुए हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। तो छोड़िए, उनका बहुत सारे टीचर भरमार पड़ा हुआ हर स्कूल में है। सही बोल रही है, हर स्कूल में है। क्या छोड़िए, अगर निजीकरण में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगला है वैश्वीकरण। क्या है वैश्वीकरण? क्या होता है, बहुत लंबा। वैश्वीकरण क्या होता है, कोई वैश्वीकरण का अर्थ है देशों की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना। एक देश का अर्थव्यवस्था अलग अलग देश का अर्थव्यवस्था अलग अलग है, सबको एक विश्व स्तर पर जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी और तकनीकी का व्यापारिक आदान प्रदान हो। कोई देश पानी से कार बनाने वाला कार को बनाया, एक समय था कि पानी से कार बनाने वाला, कार चलने वाला कार को बना लिया गया था, वैज्ञानिक बनाया था किसी देश में, उसको लोग मार दिया, कंप्यूटर का कार कंपनी से मरवा दिया कि मेरा इतना कार सेल हो चुका है, बन गया है, बिकेगा कैसे पेट्रोल वाला कार। जब पानी पे चलेगा, पेट्रोल कार चलेगा तो पेट्रोल पर कोई खरीदेगा, पानी से चलने वाला कार बना दिया था उसको, उसका मारवाइयो दिया, उसका फाइल में सब में आग लगा दिया, जो जिसमें फाइल तैयार किया था, पता भी नहीं चलने दिया कि कैसे कहाँ है। बताइए, अगर आज वो होता तो पेट्रोल 120 पे 108 रुपये किलो बिकता है पेट्रोल, अभी 108 रुपये किलो है। सोचिए पेट्रोल पे कोई आदमी फ्री में भी नहीं लेता, रख तो अपना पेट्रोल तो अपने, पानी जाके टपक चलाता, आराम से रखता, आराम से चल जाता बाइक उड़ा के, कितना मजा आता। पानी महंगा काला होगा, किसी बच्चा को टॉयलेट लगता करवा देता हो। इसे वैश्वीकरण से भी, अगर वैश्वीकरण से अगर कोई देश बनाता तकनीक, तो मान लिया अमेरिका ने कोई बनाया पानी से चलने वाला कार, तो इंडिया भी खरीद लेता, इंडिया भी उसको बनाता, जापान, सब देश में फैल जाता, सब देश के लोग पानी से कार चलाता। मगर यहाँ पे क्या होता है, वैश्वीकरण से अभी हो गया है, ताकि कोई देश बनाता है तो दूसरा देश भी खरीदता है टेक्निकल। कोई देश अपना, कौन देश से राफेल खरीदा है, भारत, फ्रांस से। फ्रांस राफेल बनाया और हम लोग खरीद लिए उससे राफेल, मिसाइल लगा हुआ है, तैनात है अभी। तब वैश्वीकरण हुआ है तब ना, वैश्वीकरण नहीं होता तो राफेल खरीदे कैसे आप। तो ये सब फायदा हुआ 1990 के दशक में सबको हुआ, और इसे हम लोग को बेनिफिट मिल गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देखे तो, उसके नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ, नहीं लिखिएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है काफ़ी विस्तृत रूप में फैला हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से फैला हुआ है। यहाँ पे ज्ञान के उच्च प्रौद्योगिकी, शोध, अनुसंधान इत्यादि हमेशा होते रहते हैं। यहाँ के वैज्ञानिक लोग हमेशा करते हैं और अच्छा भी सफलता भी पा रहे हैं। यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ये जो उद्योग है ये सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, सूचना के आधार पर ये उद्योग चलता है। यह मुख्यतः सूचना पर आधारित है, तो इससे क्या होता है, इसका देश का आर्थिक ढांचे तथा लोगों के जीवन शैली में क्रांति ला दिया है। आज के दुनिया में क्रांति आ गया है। आज एक सिस्टम हो गया है, टेलीविज़न, टेलीफोन, पेपर, रडार, सेलुलर, टेलीकॉम, लेजर, जैविक प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि इतने रंग के चीज़ बन चुके हैं कि लोगों का जीवन शैली आज बदल गया है। एक समय था कि किसी आदमी से बात करने के लिए भी तरसता था लोग, कोई आदमी बाहर रहता है उसको देखने के लिए आंखें तरस जाती थी, माँ मर रही है, बेटा उधर है, नहीं तो बात कर पाता था। तो अब ऐसा सिस्टम नहीं हुआ, नेटवर्किंग बदला, नेटवर्किंग ज़माना आ गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, इंटरनेट आ गए, तो आज फेस टू फेस कॉलिंग बातें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है ऑनलाइन है। तो ये सब चीज़ें जो हुआ है कहीं ना कहीं विंडोज सेवा उपलब्ध हो गया, गूगल सेवा उपलब्ध हो गया, तो ऐसे में क्या हो गया, लोगों का जीवन शैली भी बदल गया है। आज आपका दोस्त जो है कहाँ का दोस्त है कोई पता नहीं है। फेसबुक पे आप जापान के आदमी से दोस्ती कर लेते हैं, गूगल पे जाके किसी चाइना के आदमी से दोस्ती कर लेते हैं बैठे बैठे, है ना। हाल चाल पूछते हैं फेसबुक पे, कैसा हाल है, हाउ आर यू, तो वो ज़्यादा आई एम फाइन। ऐसे कार ये दादी बीमार है नहीं दिखाई देता है, क्योंकि फेसबुक के ज़माने में दादी थोड़ी दिखाई देती। ये फेसबुक के चक्कर में क्या होता है ना, फेस दिखाई देता है ना बुक दिखाई देता है, दोनों क्या होता है। फेसबुक दिखाई देता है, फेस भी यही है, बुक भी यही है। पापा जी कहते थे हमेशा बुक लेकर घूमो तभी जो सफलता मिलेगी, हम तो हमेशा फेसबुक लेकर घूमते हैं। बुक उसमें भी है, वीडियो लोग के बुक।
फेस के साथ साथ बुक। तो ये हो गया। तो आजकल दुनिया में बहुत बदलाव हुआ है, इससे कई बेनिफिट मिले हैं और कई इसके दुरुपयोग भी हो रहे हैं, इससे कई हानियाँ भी हो रही हैं। और इससे एक और मिल गया है कि हम लोगों का एक विश्व स्तर पे पहचान मिल गया है। आज विश्व स्तर पे हम लोग पहुंच सकते हैं, पहले नहीं था। अपने बातों को विश्व स्तर पे पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था। भाषण करिएगा कितना लोग सुनेगा। आज एक बार लोग चिल्लाता है माइक पकड़ के तो पूरे बिहार सुनता है। यूट्यूब पे बड़ा चैनल बन गया यूट्यूब पे, है कि नहीं? पूरा इंडिया सुनता है, पूरा देश सुनता है, पूरा विदेश, पूरा अर्थ सुनता है ना? एक चीज़ों को आप पूरा प्रमोट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, और आपका चीज़ प्रोडक्ट अच्छा है, आपके अंदर कोई काबिलियत है तो पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, है ना? नहीं तो आजकल का काबिलियत जार में करते हैं क्या, ठुमका लगाइए और यही आपका काबिलियत है। अभी परिवर्तन तो हुआ है बहुत बड़ा, ये बात तो आप मान सकते हैं, परिवर्तन चेंजिंग हुआ है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रबंध है। भारत में सूती वस्त्र बनाने का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत में यहाँ पे सूती उद्योग बहुत ही पहले से चला आ रहा है, परंतु पहली आधुनिक सूती मिल जो की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी, जो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर की गई थी। कुछ समय बाद वह बंद हो गई। पहली सफल मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में लगी। 1818 में कोलकाता में लगी, उतना सफल नहीं रही, विफल हो गया वो मिल। उसके बाद 1854 ईस्वी में पहला बार मिल लगा। कहाँ पे? मुंबई में। उसको लगाए थे कसाब जी, नाना भाई डाबर ने लगाई थी, और उन्होंने लगाने के बाद से वो बहुत ही बड़ा फेमस कंपनी बना। सूती वस्त्र उद्योग में बहुत ही नाम कमाया, और वर्तमान समय में भारत का विशाल उद्योग है, वह है जो रोजगार दे रहा है वह है सूती वस्त्र उद्योग। सबसे ज़्यादा रोजगार कौन कंपनी दे रही है? सूती वस्त्र उद्योग दे रही है। इसी में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। सिलाई, फराई, कटाई, सूत, धागा, तरह तरह की चीज़ों का निर्माण हो रहा है। और इसका कहाँ कहाँ पे विवरण है देखिए। तमिलनाडु में यह भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र तैयार करने वाला राज्य है। अभी यहाँ पर 219 गो मिल है। गुजरात में मिलों की संख्या 117 है। इसके बाद प्रमुख केंद्र है अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, भचोड़, पोरबंदर, भावनगर एवं नादियाड। ये सब जगह है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है। महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं 107 गो मिल है। यहाँ पर कुछ जगह है जैसे कि मुंबई में सोलापुर है, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव है। यहाँ पे ये जिला है महाराष्ट्र का जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग लगा हुआ है। वहाँ पे तो 107 गो मिल है, कम थोड़ी ना हुआ। 10 गो मिल हो जाएगा तो कितना लोग काम करेगा उसमें? पश्चिम बंगाल में इसके पर एक मिल में कम से कम मतलब क्या कहें, मिल के ऊपर डिपेंड करता है, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग काम कर रहे हैं एक मिल में। सोचिए कितना कपड़ा हम लोग पहन रहे हैं। कपड़ा इतना कहाँ लोग पहन रहा है? बाहर के लोग तो कम ही कपड़ा पहनता है, गाँव के लोग तो पहनता ज़्यादा नहीं, वो लोग कम से कम चल जाता है। तो नया जनरेशन से आ रही है ना? अभी नया जनरेशन से आ रही तो कपड़ा लेस फेयरलेस क्रीम लगा के सब। इसके बाद देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में मानपुर है, मुरादाबाद है, आगरा है, मोदीनगर है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, उज्जैन है, इंदौर है, देवास है। ये प्रमुख केंद्र है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग लगा हुआ है।